अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है प्यूरिटन एज। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम प्यूरिटन एज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने रेनेसां पीरियड के बारे में पढ़ा। आज की वीडियो में हम प्यूरिटन एज, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में और उन डिविजन्स के बारे में पढ़ेंगे जिस डिविजन्स में प्यूरिटन एज को डिवाइड किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा जो इस टाइम पीरियड का लिटरेचर है, इस टाइम पीरियड की जो पोइट्री है और राइटर हैं, पोइट्स हैं, उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो, हर न्यू अपडेट आप लोगों तक टाइमली पहुंचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, प्यूरिटन एज जो कि 1600 से लेके 1660 तक रही थी। फ्रेंड्स, इस टाइम पीरियड को यानी कि 17th सेंचुरी को हम डिवाइड कर सकते हैं टू पीरियड्स में। फर्स्ट पीरियड जो है उसको हम प्यूरिटन एज भी कह सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा इस पीरियड को हम एज ऑफ मिल्टन भी कह सकते हैं। ठीक है, इन दोनों एक एज को हम दो नाम भी दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एज ऑफ मिल्टन क्यों कहा जाता है? फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो टाइम पीरियड है 1600 से लेके 1660 तक रहा। तो जो जॉन मिल्टन हैं वो 1608 में पैदा हुए थे। ठीक है, और 1674 में उनकी डेथ हुई थी। तो फ्रेंड्स, ग्रेट जो पोइट हैं जॉन मिल्टन, वो भी इसी पीरियड में पैदा हुए थे। ठीक है, तो इस वजह से इस टाइम पीरियड को प्यूरिटन एज के अलावा एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जॉन मिल्टन जो हैं उन्होंने इस टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा वर्क्स लिखे। इस टाइम पीरियड को काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट में जो जॉन मिल्टन है उनका एक मेजर रोल है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम प्यूरिटन एज के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखें तो फ्रेंड्स, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमने जैसा कि देखा कि हमारे पास जो फर्स्ट पे जो इससे पहले हमने पीरियड को डिस्कस किया वो था रेनेसां पीरियड। फ्रेंड्स, उस टाइम पीरियड में क्वीन एलिजाबेथ जो थी वो तख्त पे आई थी। ठीक है, उसके बाद वो जब थ्रोन पे आई तो इंग्लैंड में उन्होंने रेनेसां में बहुत मेजर रोल प्ले किया। ठीक है, वो लास्ट मोनार्क थी टोडर डायनेस्टी की। ठीक है फ्रेंड्स, और तो फ्रेंड्स, क्वीन एलिजाबेथ जो थी उन्होंने टोटल जो टाइम रूल किया था वो टाइम था 45 ईयर्स। ठीक है, 45 ईयर्स इन्होंने टोटल रूल किया था। और फ्रेंड्स, इनके रूल करने के बाद जब इनका टाइम ख़त्म हुआ तो उनके बाद जो गद्दी पे आए वो थे इनके कज़न किंग जेम्स वन। ठीक है फ्रेंड्स, क्वीन एलिजाबेथ जो थी इन्होंने शादी नहीं की थी तो इस वजह से इनकी कोई औलाद भी नहीं थी। तो उसके बाद जो है क्वीन एलिजाबेथ के बाद इनके जो कज़न थे वो थ्रोन पे आए। फ्रेंड्स, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से लिटरेचर को चेंज किया, अपनी मर्ज़ी के रूल्स को अप्लाई किया। और इस एज में फ्रेंड्स दो किंग आए थे। ठीक है, इस एज में दो किंग आए थे, एक था जेम्स वन और दूसरा था चार्ल्स वन। ठीक है फ्रेंड्स, जेम्स वन और चार्ल्स वन जो हैं इन दोनों ने अलग अलग रूल किया था। और एक के टाइम पीरियड को हम जैकोबियन एज कहते हैं और दूसरा जो है चार्ल्स वन, उसके टाइम पीरियड को हम कैरोलाइन पीरियड कहते हैं। फ्रेंड्स, ये जो दोनों किंग थे, ये दोनों किंग अपनी मर्ज़ी का लिटरेचर अप्लाई करने लगे। ठीक है, अपनी मर्ज़ी के रूल जो थे उन्होंने इंग्लैंड में अप्लाई किए। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पीरियड यानी कि जैकोबियन पीरियड में जो किंग थे वो किंग थे जेम्स वन। और फ्रेंड्स, इस टाइम पीरियड को जैकोबियन एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि फ्रेंड्स, इस टाइम पीरियड में किंग जेम्स वन आए थे और उन्हीं के नाम पे इस पीरियड का नाम भी रखा गया था। फ्रेंड्स, अगर हम किंग जेम्स वन के नाम का लैटिन वर्जन देखें तो जैकोबियन वर्ड जो है ये निकला है, वर्ड ड्राइव हुआ है वर्ड जैकोबस से। ठीक है, और वर्ड जैकोबस जो है मैं आपको बता देती हूँ, जैकोबस जो है ये एक लैटिन वर्जन है किंग जेम्स वन के नेम का, यानी कि जेम्स जो नेम है उसका लैटिन वर्जन जैकोबस है। और इसी वजह से इस टाइम पीरियड को जैकोबियन पीरियड कहा जाता है। और फ्रेंड्स, किंग जेम्स वन जो थे यानी कि जैकोबियन पीरियड जो था, इन्हों इस टाइम का जो टोटल ड्यूरेशन है, स्पेन है, वो 1603 से लेके 1625 तक रहा। ठीक है, मीन्स कि जो कोई किंग जेम्स वन थे फ्रेंड्स, इन्होंने टोटल जो रूल किया था वो 22 ईयर्स किया था। और फ्रेंड्स, किंग जेम्स वन जो थे ये स्कॉटलैंड के प्रिंस थे। ठीक है, और इनका वहाँ पे नाम जो था वो था जेम्स सिक्स। ठीक है, जेम्स सिक्स वहाँ पे इनका नाम था। और फ्रेंड्स, इंग्लैंड में आने के बाद इनका नाम किंग जेम्स वन हो गया। ठीक है, और फ्रेंड्स, जैकोबियन पीरियड को इसीलिए जैकोबियन पीरियड कहा जाता है क्योंकि किंग जेम्स वन का नाम लैटिन वर्जन में जैकोबस है। फ्रेंड्स, किंग जेम्स वन जो थे ये बाय रिलीजन क्रिश्चियन थे।
ठीक है। और ये क्रिश्चियन भी थे, बल्कि क्रिश्चियन भी थे और प्रोटेस्टेंट भी थे, ये टू रिलीजन्स को फॉलो करते थे। फ्रेंड्स इन्होंने शादी भी एक प्रोटेस्टेंट औरत से की थी, ठीक है। और फ्रेंड्स ये जो थे, जब इनका जो रिलीजन था वो क्रिश्चियन, यानी कि ये प्रोटेस्टेंट भी थे और क्रिश्चियन भी थे, तो इसी तरह फिर वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे दो किस्म के फ़िरके बन गए, क्रिश्चियनिटी के दो फ़िरके आ गए, ठीक है। एक फ़िरका था प्रोटेस्टेंट का और दूसरा फ़िरका था कैथोलिक्स का। तो इसी तरह फ्रेंड्स कुछ लोग जो थे वो प्रोटेस्टेंट मींस किंग को फॉलो करते थे और कुछ लोग जो थे वो पॉप को फॉलो करते थे, यानी कि कैथोलिक थे। तो फ्रेंड्स क्या हुआ उस टाइम पीरियड में कि जो किंग को फॉलो करते थे वो मॉडर्निटी को फॉलो करते थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स किंग जेम्स वन ये डिप्लोमेटिक बंदे थे, ठीक है। ये तमाम लोगों को खुश रखने की कोशिश करते थे, डिप्लोमेटिक थे, स्मार्ट थे, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस थे, क्योंकि इन्होंने पॉलिटिकल में काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजारा था, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके अलावा इन्होंने शादी भी एक प्रोटेस्टेंट औरत से ही की थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरह जितना भी लिटरेचर या जो भी काम इस टाइम पीरियड में लिखा गया, जो भी वर्क्स लिखे गए उस टाइम, उन वर्क्स को, उस लिटरेचर को हम जैकोबियन ही कहते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो एज आती है इस टाइम पीरियड में जो कि कवर होती है, उसको हम कैरोलाइन पीरियड कहते हैं। फ्रेंड्स कैरोलाइन पीरियड क्यों कहते हैं? क्योंकि किंग जेम्स वन के बाद उनके बेटे जो हैं वो गद्दी पे आते हैं, जिनका नाम है चार्ल्स वन, ठीक है। चार्ल्स वन गद्दी पे आती हैं। और फ्रेंड्स अगर हम चार्ल्स वन का लैटिन वर्जन देखें, उनके नाम का चार्ल्स वन का अगर हम लैटिन वर्जन देखें तो इनको ये ड्राइव हुआ है कैरोलस से, ठीक है। और इसी वजह से इस टाइम पीरियड को कैरोलाइन पीरियड कहा जाता है। फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड का जो टाइम स्पैन रहा वो 1625 से लेके 1649 तक रहा, ठीक है। और फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड में किंग चार्ल्स वन आए जो कि जेम्स वन के बेटे थे। और फ्रेंड्स खुद तो वो प्रोटेस्टेंट थे, लेकिन क्या क्या उन्होंने शादी एक कैथोलिक औरत से की। और फ्रेंड्स कैथोलिक औरत से शादी करने की वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। जो जितनी भी रियाया थी, जितनी भी आवाम थी, वो इसके अगेंस्ट हो गए, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी तरह जो है इनको वहाँ से निकाल दिया गया, बिहेड कर दिया गया, ठीक है। लेकिन ये नेचर के लिहाज से ये मोनार्की को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स जो किंग चार्ल्स वन थे ये अपने बाप की तरह अक्लमंद नहीं थे, मीन्स इनको अच्छे से रूल करना नहीं आता था, रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उनको अच्छे से ये पूरा नहीं कर रहे थे, ठीक है। और आवाम को इनसे काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता फ्रेंड्स इनके कुछ ऐसे वर्क्स थे जिनकी वजह से इनको बिहेड भी कर दिया गया। तो फ्रेंड्स अब हम कुछ थीम्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कि प्यूरिटन एज के लिटरेचर में थीम्स को यूज़ किया जाता था। फ्रेंड्स फर्स्ट जो थीम था रिलीजियस डिस्कोर्स, यानी कि रिलीजियस जो था इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बात होती थी। रिलीजियस में गुनाह के बारे में काफ़ी ज़्यादा बात होती थी, सिन के बारे में बात होती थी, और लोगों को एहसास दिलाया जाता था कि वो इस चीज़ से, इस तरह की हरकत से दूर हटें। फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड में जो मेन पर्पज़ था वो ये था कि एक इंसान को अच्छा इंसान बनाया जाए, उसमें से तमाम गुनाह, तमाम जो बुराइयाँ हैं उसको रिमूव किया जाए, ठीक है। और रिलीजियस को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी उस टाइम पीरियड में। और फ्रेंड्स लोगों को सिन की तरफ से हटाने के लिए पूरी कोशिश की जाती थी। नेक्स्ट जो थीम था वो था सिंबोलिज्म। फ्रेंड्स सिंबोलिज्म जो है ये इसका भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ जा रहा था, ठीक है। उस टाइम पीरियड की राइटिंग में स्पेशली जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स थे उनमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना सिंबोलिज्म को यूज़ किया जा रहा था। उसके अलावा फ्रेंड्स नेक्स्ट जो थीम है वो है इन्फ्लुएंस ऑफ बाइबल टेक्स्ट। फ्रेंड्स बाइबल टेक्स्ट को भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस ऐड किया जा रहा था, ठीक है। न्यू टेस्टामेंट में, ओल्ड टेस्टामेंट के थ्रू, ठीक है। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो बाइबल टेक्स्ट है, बाइबल इन्फ्लुएंस है, उसको काफ़ी ज़्यादा राइटिंग में यूज़ किया जा रहा था। नेक्स्ट जो इन्फ्लुएंस है, नेक्स्ट जो थीम है वो है इन्फ्लुएंस ऑफ नेचुरल फिनोमिना। फ्रेंड्स नेचुरल फिनोमिना, नेचर के बारे में लोग काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो रहे थे, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे, लाइक फायर, लाइक अर्थक्वेक्स, फ्लड्स वगैरह। फ्रेंड्स लोग इसमें इसलिए इंटरेस्ट ले रहे थे, वो जानना चाहते थे नेचर के बारे में और गॉड के साइंस को समझना चाहते थे जो कि नेचर में उनको दिखाए जा रहे थे। फ्रेंड्स लोग चाहते थे कि उनको फैक्ट्स के बारे में पता चले, वो फिगर्स को जाने और फैक्ट्स को समझने के लिए उनका इंटरेस्ट जो था वो नेचुरल फिनोमिना में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था। नेक्स्ट जो थीम है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रगल। फ्रेंड्स स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा दिखाई जा रही थी, स्पिरिचुअलिटी में स्ट्रगल को दिखाया जा रहा था, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी पे जोर दिया जा रहा था, स्ट्रगल दिखाई जा रही थी वर्ल्ड और स्पिरिचुअलिटी के बीच में। तो फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रगल जो है ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है उस टाइम पीरियड के लिटरेचर का। उसके बाद आ जाती है मेटाफिजिकल पोइट्री।
फ्रेंड्स मेटाफिज़िकल पोइट्री क्या है? फ्रेंड्स मेटाफिज़िकल पोइट्री बियॉन्ड द वर्ल्ड मीन्स के जिसको काफ़ी ज़्यादा आसानी से समझा ना जा सके, ठीक है। बहुत ज़्यादा राइटर जो थे वो मेटाफिज़िकल पोइट्री को यूज़ कर रहे थे, ठीक है। फ्रेंड्स मेटाफिज़िकल पोइट्री को काफ़ी ज़्यादा फिगरेटिव करके लिखा जाता है जो कि आसानी से समझ में नहीं आता। इसमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलीज को यूज़ किया जाता है, हाइपरबोल, पैराडॉक्स स्टाइल, और इसके अलावा सिमिली, मेटाफर, कंसीट्स, इस टाइप की जो डिवाइसेस होती हैं, स्पीचेस होती हैं, उनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। और फ्रेंड्स स्पिरिचुअल पोइट्री जो है उसका जो मीन्स जो मेटाफिज़िकल पोइट्री है इसमें स्पिरिचुअलिटी होती है, स्पिरिचुअल पोइट्री लिखी जाती है, और इसका जो थीम होता है वो मोस्टली जो है रिलीजन बेस्ड होता है, ठीक है। फ्रेंड्स ये हाईली एम्बिगुअस पोइट्री होती है, मीन्स इसको समझना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता, और ये एक उस टाइम पीरियड के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स थे जो जिनको हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कि प्योरिटन एज के मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। फर्स्ट फीचर जो है फॉलोइंग ग्रेट रेनेसां राइटर्स। फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड के जो राइटर थे वो रेनेसां पीरियड के ग्रेट राइटर्स को फॉलो कर रहे थे, जैसा कि शेक्सपियर, एडवर्ड स्पेंसर, फिलिप सिडनी वगैरह जैसे ग्रेटेस्ट राइटर, क्रिस्टोफर मार्लो वगैरह जैसे उनको फॉलो कर रहे थे, उनके स्टाइल को फॉलो कर रहे थे, उनकी राइटिंग्स को फॉलो कर रहे थे। उसके बाद फ्रेंड्स आ जाती है स्पिरिट ऑफ साइंस। फ्रेंड्स स्पिरिट ऑफ साइंस में काफ़ी ज़्यादा वर्क हुआ, साइंस और टेक्नोलॉजी का बोलबाला था, काफ़ी ज़्यादा इसमें पॉपुलैरिटी आई। नेक्स्ट जो हमारे पास फीचर है वो है ऐसे राइटिंग। फ्रेंड्स उस टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा एसेज लिखे गए। इन एसेज लिखने में एक ग्रेट नाम हमारे माइंड में जो आते हैं वो हैं फ्रांसिस बेकन। फ्रेंड्स सर फ्रांसिस बेकन जो हैं इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एसेज लिखे थे जिनमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे हैं ऑफ एडवांसमेंट, ऑफ ट्रूथ, ऑफ स्टडीज़ एंड ऑफ डेथ एट्सेट्रा। उसके बाद आ जाते हैं जो फोर्थ हमारे पास फीचर है वो है पोइट्री। फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड में पोइट्री को काफ़ी ज़्यादा लिखा जा रहा था। पोइट्री जो थी उसमें सोनेट और एपिक बहुत ज़्यादा फेमस हैं, लिरिक्स बहुत ज़्यादा फेमस थे, ठीक है। उसके बाद जो फीचर है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन। फ्रेंड्स उस टाइम पीरियड में लोग क्लासीफाई कर रहे थे चीज़ों को एनालाइज कर रहे थे। बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनको कभी देखा तक नहीं था, जिनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, फ्रेंड्स उन चीज़ों को सिस्टमाइज़ किया जा रहा था। उस टाइम पीरियड में फर्स्ट टाइम जो राइटर्स थे उन्होंने इंग्लिश ज़बान को यूज़ किया, इंग्लिश ज़बान में इंस्ट्रक्शंस दी। फ्रेंड्स इंग्लिश ज़बान के थ्रू फैक्ट्स को, फिगर्स को कन्वे करने के लिए जो है इंग्लिश ज़बान को उस टाइम पीरियड में यूज़ किया जाने लगा। उसके अलावा फ्रेंड्स लोगों में थॉट्स आए, लोगों में अवेयरनेस आई, वो चीज़ों को देखने लगे, चीज़ों को एनालाइज करने लगे, उनको सिस्टमाइज करने लगे, ठीक है। और ये उस टाइम पीरियड का एक ग्रेट फीचर है फ्रेंड्स उस टाइम पीरियड की राइटिंग में। तो फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड में ऑटोबियोग्राफीज और बियोग्राफीज जैसे वर्क सामने आए। फ्रेंड्स इससे पहले कोई भी जो है इस टाइम पीरियड में कोई भी वर्क या इससे पहले इस टाइप का कोई भी वर्क नहीं था, कोई भी फीचर नहीं था जिसमें एक पर्सन के बारे में या फिर उसकी लाइफ के बारे में, उसके ग्रेट वर्क्स के बारे में कोई रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद हो। तो फ्रेंड्स क्या हुआ, इस टाइम पीरियड में फलर जैसे ग्रेट ऑथर ने क्या किया कि अपने टाइम के और प्रीवियस टाइम के कुछ मेजर राइटर्स के वर्क्स और उनकी लाइफ के बारे में कलेक्शन की और उनको एक बुक की फॉर्म में ऑटोबियोग्राफी, बियोग्राफी में फॉर्म दी। और फ्रेंड्स उस टाइम पीरियड में ऑटोबियोग्राफी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। उसके बाद डायरीज और जर्नल्स भी विद द पैसेज ऑफ टाइम फेमस होते गए। फ्रेंड्स फर्स्ट जो उस टाइम में आर्ट आया वो था आर्ट ऑफ बियोग्राफीज। उसके बाद ऑटोबियोग्राफी, डायरीज, जर्नल्स वगैरह भी साथ साथ फेमस होते गए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है स्टायर एंड आयरनी। फ्रेंड्स स्टायर और आयरनी को बहुत ज़्यादा फेम हासिल था, ठीक है। उस टाइम पीरियड में लोग इसको अलग अलग भी लिखते थे, यानी कि अलग से स्टायर भी लिखते थे, अलग से आयरनी भी लिखते थे। लेकिन फ्रेंड्स क्या है कि इन दोनों को इकट्ठा भी लिखा जाता था। और फ्रेंड्स स्टायर में क्या होता था कि लोगों की जो कॉमन मिस्टेक्स होती थी उनको रिडिक्यूल किया जाता था, ठीक है। और आयरनी को भी अलग से लिखा जाता था, अलग से फॉर्म में इनको भी लिखा जाता था। उसके बाद जो आ जाता है रीबर्थ ऑफ मॉरल नेचर। फ्रेंड्स रीबर्थ हो रही थी, लोगों के बिहेवियर चेंज हो रहे थे, लोगों के थॉट्स चेंज हो रहे थे, लोगों में मोरालिटी आई, वो खुद को चेंज करने लगे, वो अपने अंदर भी झांकने लगे, खुद को दुरुस्त करने लगे, अपनी जो आप कह लें उन्हें सेल्फ अवेयरनेस आई और वो लोगों को जो है अपने अंदर झांकने का मौका मिला। वो अपने अंदर झांक रहे थे और अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश में लगे हुए थे। तो इसी तरह फ्रेंड्स उस टाइम पीरियड में मॉरल जो नेचर है, मोरालिटी जो है उसकी रीबर्थ हुई। उसके बाद फ्रेंड्स आ जाती है लिबर्टी। फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड में लिबर्टी जो थी, यूरोप में हर किस्म की लिबर्टी मौजूद थी। सिविल लिबर्टी मौजूद थी, रिलीजियस लिबर्टी मौजूद थी, लोग जिस तरह का रिलीजन चाहे, जो रिलीजन चाहे अपना सकते थे, ठीक है। उस तरफ फ्रेंड्स लिबर्टी की तरफ जो है लोग मूव कर रहे थे। और फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एज ऑफ प्रोज। फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड में प्रोज जो था वो अरूज पे था, ठीक है। वर्सेस भी लिखे जा रहे थे लेकिन वर्सेस इतने ज़्यादा फेमस नहीं थे, डूब रहे थे। और प्रोज जो था वो अपनी पीक पे था। फ्रेंड्स पोइट्री डिक्लाइन होती जा रही थी और प्रोज जो है वो अपनी अरूज पे था। लोग सादा ज़बान लिखना पसंद कर रहे थे। काफ़ी ज़्यादा राइटर्स ने प्रोज को लिखा, जैसा कि जॉन मिल्टन, फ्रांसिस बेकन। फ्रेंड्स ब्लैंक वर्स भी जो है साथ साथ चल रहा था। ब्लैंक वर्स में क्या होता है कि राइम नहीं होती लेकिन मीटर यूज़ होता है, एक स्पेसिफिक मीटर
कैरेक्टर जो है वो यूज़ होता है, लेकिन राइम स्कीम जो है स्पेसिफिक यूज़ नहीं होती। तो इस तरह फ्रेंड्स उस टाइम पीरियड में जो प्रोज है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस था, पीक पे था प्रोज, और पोइट्री जो थी वो डिक्लाइन होती जा रही थी। तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस कर लेते हैं प्यूरिटन पोइट्री के बारे में। फ्रेंड्स प्यूरिटन पोइट्री को 3 स्कूल ऑफ पोइट्री में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। फ्रेंड्स फर्स्ट हमारे पास जो स्कूल ऑफ पोइट्री है वो है स्कूल ऑफ स्पेंसर, ठीक है। इसको स्कूल ऑफ स्पेंसर मींस वो लोग, वो पोइट जो कि एडमंड स्पेंसर को फॉलो करते थे। नेक्स्ट हमारे पास जो स्कूल ऑफ पोइट्री है वो है मेटाफिजिकल स्कूल। फ्रेंड्स इस टाइम इस स्कूल को, इस पार्ट को जो लोग फॉलो करते थे वो थे जॉन डन के फॉलोवर, ठीक है। जॉन डन जो थे वो फिलोसफिकल थे, मेटाफिजिकल पोइट्री लिखा करते थे। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है वो है कैवेलियर पोइट्स। फ्रेंड्स ये लोग जो थे ये लवर वार के बारे में लिखते थे, ठीक है। ये रॉयल लोगों के बारे में लिखना पसंद करते थे, जैसे कि कॉइन्स के बारे में, किंग्स के बारे में लिखना पसंद करते थे। फ्रेंड्स अब हम स्कूल ऑफ स्पेंसर को देख लेते हैं डिटेल के साथ। फ्रेंड्स स्कूल ऑफ स्पेंसर जो है इसमें जो पोइट्स थे वो एडमंड स्पेंसर को फॉलो करते थे, ठीक है। उसके अलावा फ्रेंड्स ये एलिगरीज को लिखा करते थे, क्राइस्ट के बारे में बात करते थे, रिलीजियस पोइट्री के बारे में बात करते थे, ठीक है। उसके अलावा फ्रेंड्स ये लोग मिस्टिकल पोइट्री को लिखा करते थे, ठीक है। इसमें अगर हमारे पास अगर हम राइटर्स को देखें तो हमारे पास जो ग्रेट राइटर है वो हैं गिल्स फ्लेचर और फियस फ्लेचर, ठीक है। और फ्रेंड्स ये दोनों प्रीस्ट थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा एलिगरीज लिखी थी, ठीक है। और जिसमें इन्होंने स्पेंसर का जो लिखने का स्टाइल था, स्पेंसरियन स्टैंजा को यूज़ किया था, ठीक है। और जो कि स्पेंसर ने अपनी पोइम फेरी कोइन के अंदर यूज़ किया था। और फ्रेंड्स इन्होंने स्पेंसर की जो पोइम थी फेरी कोइन उसको फॉलो करते थे, काफ़ी ज़्यादा पोइम्स लिखी थी। फ्रेंड्स उसके अलावा उस टाइम पीरियड में जो एडमंड स्पेंसर के फॉलोअर में राइटर्स आ जाते हैं उनमें विलियम ब्राउन और जॉर्ज विथर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। फ्रेंड्स जो विलियम ब्राउन हैं उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा वर्क्स लिखे थे, वो भी बेस्ट नोन पोइट थे, ठीक है। उनका जो एक ग्रेट वर्क है वो है द शेफर्ड्स हंटिंग। फ्रेंड्स ये शेफर्ड्स हंटिंग है, ये एक सीरीज़ है उनके पर्सनल एक्लॉग्स की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्कूल ऑफ पोइट्री है वो है मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री, ठीक है। फ्रेंड्स मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री में वो पोइट्स आ जाते हैं जो कि जॉन डन को फॉलो करते थे, ठीक है। फ्रेंड्स इस स्कूल ऑफ पोइट्री के जो लीडर थे वो जॉन डन थे। और उसके अलावा फ्रेंड्स इस टाइप की पोइट्री जो थी, यानी कि मेटाफिजिकल पोइट्री में जो राइटर थे वो कंसीट को यूज़ करते थे, पन्स को यूज़ करते थे, एग्जैजरेशन को यूज़ करते थे, काफ़ी ज़्यादा मेटाफर, सिमली, और अपनी जो पोइट्री थी उसको काफ़ी ज़्यादा फिगरेटिव लिखते थे, जो कि मेटाफिजिकल होती थी, जिसको समझना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता था। फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड के या फिर स्कूल ऑफ राइटिंग के जो कुछ राइटर थे उनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो नेम है वो था थॉमस कार्यू, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रेशिया वगैरह, ठीक है। और फ्रेंड्स इनकी पोइट्री में भी हमें कंसीट, पन्स और एग्जैजरेशंस वगैरह देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्कूल ऑफ पोइट है वो है कैवेलियर पोइट्स। फ्रेंड्स कैवेलियर पोइट जैसा कि मैंने आपको बताया ये लव और वार के बारे में बात करते थे, ठीक है। ये रॉयलिस्ट थे और फ्रेंड्स ये जो लोग थे ये रॉयल लोगों के बारे में ये पोइट्स लिखना पसंद करते थे, क्वींस के बारे में लिखते थे, किंग्स के बारे में लिखते थे। और फ्रेंड्स कैवेलियर पोइट्स जो थे ये लोग स्टाइल लिखते थे, ठीक है, एलिजीज को लिखा करते थे, लिरिक्स को, सॉन्ग्स वगैरह को लिखते थे, ठीक है। और उसके अलावा फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कैवेलियर पोइट्स हैं उनके मैं आपको बता देती हूँ कि कैवेलियर पोइट्स थे हैरी, ठीक है, रिचर्ड लवलेस थे, जॉन सकलिंग वगैरह, उसके अलावा जॉन बनियन, बेन जॉनसन वगैरह जो थे ये उस टाइम पीरियड के ग्रेटेस्ट कैवेलियर पोइट्स थे, ठीक है फ्रेंड्स। और ये रॉयल लोगों के बारे में लिखा करते थे, ये रॉयल लिस्ट थे। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स ऑफ प्यूरिटन एज की। फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स में फर्स्ट हमारे पास जो राइटर है वो है जॉन मिल्टन। फ्रेंड्स जॉन मिल्टन पैदा हुए थे 1608 में और इनकी डेथ हुई थी 1674 के अंदर, ठीक है। फ्रेंड्स जैसा कि आप सबको मालूम है कि ये ग्रेटेस्ट पोइट हैं, ठीक है, इनको ये किसी तारुफ के मुताबिक नहीं है, ये ग्रेटेस्ट प्यूरिटन पोइट हैं, ठीक है, प्यूरिटन एज के ये ग्रेटेस्ट पोइट हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स अगर चाहे इन्होंने स्पेंसर को, शेक्सपियर को या फिर बेन जॉनसन को काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ किया है, लेकिन ये उन तमाम राइटर्स से डिफरेंट है। फ्रेंड्स जो जॉन मिल्टन है ये इगोइस्ट है, ठीक है, ह्यूमनिस्ट भी हैं और इन्होंने अपनी पोइट्री के अंदर अपनी लॉफ्टी सोल के बारे में बात की है, ठीक है। उसके अलावा ये ग्रेटेस्ट स्कॉलर भी हैं क्लासिकल, उसके अलावा हेब्रू लिटरेचर के।
फ्रेंड्स जॉन मिल्टन का जो ग्रेटेस्ट वर्क है जिसकी वजह से ये मोस्टली जाने जाते हैं वो है पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट उनका एक ग्रेटेस्ट वर्क है। उसके अलावा पैराडाइज रिगेन्ड और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पोएम है जो आप सबको पता होगा, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। फ्रेंड्स जॉन मिल्टन ने जो है अपनी अर्ली पोइट्री में जो वर्क लिखा था उनमें द हेम टू नेटिविटी है, उसके अलावा लेसिडस एंड कॉमस। ठीक है फ्रेंड्स, लेसिडस जो है ये एक पेस्टोरल एलिजी है। ठीक है, और फ्रेंड्स द हेम टू नेटिविटी उन्होंने कब लिखा था, जब ये 20 ईयर्स के थे। नेक्स्ट हमारे पास जो राइटर है वो है सर फ्रांसिस बेकन। फ्रेंड्स सर फ्रांसिस बेकन जो है ये भी एक ग्रेटेस्ट नाम है। ठीक है, ऐसे की दुनिया में, प्रोज की दुनिया में इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्क्स हैं, प्रोज एसेज हैं, उनमें ऑफ एडवांसमेंट, ऑफ एजुकेशन, ऑफ स्टडीज़, ऑफ लर्निंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पढ़ने चाहिए। उसके अलावा फ्रेंड्स इनको फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म भी कहा जाता है। एम्पिरिसिज्म का मतलब ये होता है कि वो नॉलेज जो कि हमें साइंसेस के थ्रू गेन हो। ठीक है, उसको हम एम्पिरिसिज्म बोलते हैं। और फ्रेंड्स फ्रांसिस बेकन इस बात पे बिलीव रखते थे। नेक्स्ट हमारे पास जो राइटर है वो है सर थॉमस ब्राउन। फ्रेंड्स सर थॉमस ब्राउन जो हैं ये भी एक बेस्ट नोन पोइट हैं। ठीक है, प्यूरिटन एज के। इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है द शेफर्ड्स हंटिंग है, ये एक पर्सनल एकोलॉग्स की सीरीज है। ठीक है, और उसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास राइटर हैं वो है रिचर्ड क्रेशियो। फ्रेंड्स रिचर्ड क्रेशियो जो है ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर हैं उस टाइम पीरियड के। और फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास जो पोइट हैं वो हैं जॉर्ज हर्बर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, जॉर्ज हर्बर्ट जो हैं ये भी एक ग्रेटेस्ट पोइट हैं। इसको भी, इन पोइट्स को भी बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है। ठीक है, जो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री में जो प्रोज जो पोइट्स आते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इनको पढ़ा जाता है। ठीक है, डन के बाद इनको काफ़ी ज़्यादा पढ़ा जाता है। फ्रेंड्स इनकी क्लैरिटी, इनकी एक्सप्रेशंस की वजह से, ठीक है, इनके जो कंसीट का यूज़ है उनको इन्होंने काफ़ी ज़्यादा नेचुरल तरीके से यूज़ किया है। ठीक है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ह्यूमर को अपनी पोइट्री के अंदर यूज़ किया है। ठीक है, और फ्रेंड्स ये ग्रेटेस्ट पोइट हैं, आपको इनके वर्क्स को भी लाजमी पढ़ना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो थी प्यूरिटन एज जिसको आज हमने डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ आई होगी। अगर आपको कुछ क्वेरीज रह गई हैं तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स अगली वीडियो में आपके सामने फिर हाजिर होंगी। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।